नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल। और मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस में और भी बहुत सारे स्टेट पीएससीज़ में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको बहुत सारे प्रश्न हर बार जो है घूम फिर के पेपर में इसके मिलान करने वाले लगभग ज़रूर ही मिल जाते हैं। और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की भी बात करेंगे तो वहाँ भी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे कहूँगा कि नहीं, आप इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। एक बार या दो बार आप वीडियो देखेंगे और ये सारे जो प्लेसेस हैं ये सब आपको याद हो जाएंगे और निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन जो है आपके इससे मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो सबसे पहले हम महाजनपदों को देखेंगे, उसके बाद जो है इसी समय 10 गणराज्य भी होते हैं, हम उन 10 गणराज्यों को भी देखेंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पे महाजनपदों को और उनकी राजधानियों को बताऊँगा और उसके साथ कुछ खास पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में कहीं पूछे गए हैं उन महाजनपदों से संबंधित, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ बताते चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मगध को। मगध जो है आज का वर्तमान पटना और उसके आसपास का इलाका जो है वो मगध था और मगध की राजधानी वो गिरिब्रज थी। सबसे पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में जो है ये पाटलिपुत्र हुई और पाटलिपुत्र जो है उदयन द्वारा स्थापित की गई थी। और ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग मिलता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मगध को जो है ऋग्वेद में कीकट कहा गया है। ये कई बार सीधे प्रश्न पूछा गया है कि किसके लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये आप याद रखिए मगध के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं अंग। अंग जो है आज का भागलपुर और बिहार, वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका है बिहार का, वो अंग जनपद था, अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी और चंपा का नाम जो है वो मालिनी भी था। याद रखिएगा कि ये भी पूछा गया, चंपा का नाम मालिनी था। और इस शहर का जो वास्तुकार था वो महागोविंद था, इनको भी पूछा गया है, महागोविंद जी भी पूछे गए, इसलिए आप इसको भी याद रखिए। और जो चंपा थी उसका एक महत्वपूर्ण संबंध जो था वो जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे वसुपूज्य, उनकी जन्मस्थली थी। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखने चाहिए अंग से संबंधित। अब हम देखते हैं काशी को। काशी जो है आज का वर्तमान वाराणसी या बनारस है और इसके जो संस्थापक थे काशी के वो दिवोदास माने जाते हैं, दिवोदास। और इसे जो है अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। ये भी देखिए पूछा गया, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान सीधे सीधे पूछा गया है कि किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि काशी को कहा जाता है। और काशी जो है, जिन्हें आप आज वाराणसी कहते हैं, वरुणा और असी नदियों के बीच का क्षेत्र था। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि इन जनरल मैं देखता हूँ कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो यही होते हैं कि आपको महाजनपदों को दे दिया जाता है और उनसे संबंधित जो राजधानियाँ होती हैं उनको मिलाने के लिए दे दिया जाता है। कहीं कहीं जो है मान लीजिए अलग से कुछ विशेष प्रश्न जैसे ये सब मैंने आपको बताया वो बन जाते हैं, तो वो आपको मैं ये बताता ही चल रहा हूँ साथ में। अब काशी के बाद देखिए अगला जो महाजनपद है वो है कौशल। कौशल मतलब आज का वही आपका अयोध्या और उसके आसपास का इलाका है ये। कौशल की राजधानी, 2 राजधानियाँ थी कौशल की। उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी वो कुशावती थी। और ये जो श्रावस्ती नगर था ये अर्धचंद्राकार बसा हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि ये भी पूछा गया प्रश्न है कि जो श्रावस्ती नगर था उसकी बसावट या उसकी आकृति किस तरह की थी, तो आप याद रखिए कि यह अर्धचंद्राकार थी श्रावस्ती की बसावट, है ना। उसके बाद जो हमारा अगला महाजनपद है वो है मल्ल। मल्ल जो है वो आधुनिक कुशीनगर और देवरिया का इलाका है। मल्लों की भी 2 राजधानियां मानी जाती थी, एक थी कुशीनारा और दूसरी थी पावा। अब इसके बाद जो अगला महाजनपद है वो है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और आज जो है वैशाली एक ज़िला भी है बिहार में इसी नाम से, आधुनिक काल में भी। तो
और ये जो वैशाली है, यह समझिए कि लिच्छवियों की भी राजधानी थी। लिच्छवी एक प्रसिद्ध गणराज्य था और उन लिच्छवियों की राजधानी भी वैशाली थी। आपको याद रखना होगा, जिनका हम देखते हैं आगे गुप्त काल में समुद्रगुप्त, इनका नाती लगेगा और वो अपने आप को लिखता भी है सिक्कों पे, लिच्छवी दौहित्र उसकी उपाधि रहती है, तो यही लिच्छवी। अब इसके बाद जो हमारा अगला जनपद है वो है वत्स। वत्स जो है आज का वर्तमान कौशाम्बी है, उसके आसपास का इलाका, और इसकी राजधानी कोसम या कौशाम्बी थी। और एक प्रसिद्ध शासक था वत्सराज उदयन, ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ का जो शासक था कौशाम्बी का या वत्स का, वो उदयन था, ये याद रखना आपको। अब इसके बाद जो अगला महाजनपद है वो है चेदी। चेदी महाजनपद जो है बुंदेलखंड में था, वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका, और इसकी राजधानी शक्तिमती या सुक्तमती थी चेदी की। इसके बाद अगला महाजनपद हमारा जो है वो है पांचाल। पांचाल आप कह सकते हैं कि आज आधुनिक बरेली वाला क्षेत्र था, उसके आसपास का इलाका, और इसकी दो राजधानियाँ थी पांचाल की, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ल थी। और यहाँ का जो शासक था पांचाल का, वो चुलानी ब्रह्मदत्त था। इसको पूछा गया है कई बार। मैं आपको महाजनपदों में विशेष जो फैक्ट बता रहा हूँ, वो सारे फैक्ट जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है मैंने, और मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आप अगर इनको याद कर लें और बाय द वे कहीं आपसे ये पूछ दिए जाएँ तो आप सही कर ले जाएँ। अब पांचाल के बाद देखिए हमारा जो अगला महाजनपद है वो है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और यह जो है विष्णुवंशीय श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी थी। और आप जानते हैं कि नहीं, हम मथुरा जो है वो बहुत बड़ा कला केंद्र था, मूर्ति कला केंद्र था गांधार के बाद। तो इसमें आगे जो और भी फैक्ट होंगे उसकी चर्चा होगी, यहाँ भी आप यही जानें। फिर जो अगला महाजनपद है वो है कुरु। कुरु मतलब आज का वर्तमान जो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और जो हस्तिनापुर नगर था, हम देखते हैं महाभारत काल में, वो हस्तिनापुर इसी कुरु का हिस्सा था। इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वो है मत्स्य। मत्स्य जो है वो आज का आधुनिक जयपुर और उसके आसपास का इलाका है, और इसकी राजधानी जो विराटनगर है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला महाजनपद अवंती है। अवंती जो है आधुनिक उज्जैन और उसके आसपास का क्षेत्र है, और इस अवंती की भी दो राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। उज्जैन आज भी उज्जैन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन में। और जो ये माहिष्मती है ये वर्तमान माहेश्वर है, और हम जानते भी हैं कि माहेश्वर जो है वो जो होलकर महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनका प्रसिद्ध स्थान था, और उनकी भी राजधानी थी। वहाँ से रह के उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया था आधुनिक काल में। तो आप अवंती के बारे में जान लें। अब जो हम अगला महाजनपद देखेंगे वो है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटन या पोतन थी, और एकमात्र महाजनपद है अस्मक जो दक्षिण भारत में पड़ता है। ये गोदावरी के किनारे था अस्मक। अब जो हमारा अगला महाजनपद है वो है गांधार। गांधार जो है, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और ये आज वर्तमान पाकिस्तान में है। उसके बाद अगला महाजनपद जो हमारा है वो है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी, और यह अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि नहीं है, ये पूछ दिया जाए कि कौन सा महाजनपद जो है अश्व या घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो वो आप क्या लगाएंगे, कंबोज को। तो मुझे लगता है कि यह जो है 16 महाजनपद हमने अभी देखे और उनकी राजधानियाँ देखी, और जिन महाजनपदों में कुछ विशेष प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम क्या है कि आप जो है इन महाजनपदों को और राजधानियों को याद कर लीजिए। 1-2 बार कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कठिन काम नहीं है ये, है ना। या तो आप इसका कोड बना के याद कर लीजिए, या सीधे सीधे क्षेत्र वाइज। मैंने इसीलिए मैप पे इन सारी चीज़ों को बताया ताकि आपको कम से कम याद रहे और इलाका याद रहे, है ना। तो अब जो है हम बढ़ते हैं गणराज्यों की तरफ। इस समय जो है बुद्ध काल में कुल 10 गणराज्य थे, तो उन गणराज्यों को देख लेते हैं।
इन गणराज्यों को भी सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है और इनकी राजधानियों को पूछ लिया जाता है, जिनका मिलान करने के लिए होता है। इससे ज़्यादा बहुत डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर डीप जाएंगे तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा वो, और मुझे लगता है कि जीएस वाले पेपर में इससे ज़्यादा डीप जाने पे वो काफ़ी टफ भी होता है, इसलिए डीप नहीं पूछा जाता। तो हमारा पहला गणराज्य जो है कपिलवस्तु। अब ये कपिलवस्तु के लोग का मतलब, कपिलवस्तु किसका गणराज्य था? शाक्यों का। तो आप गणराज्य और किनका था, किनका क्षेत्र था, उनको मैं बता रहा हूँ। कपिलवस्तु के शाक्य। इसको अगर आप ऐसे ही याद कर लें जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ तो ईजी होगा, और मुझे लगता है कि नहीं आसान भी हो जाएगा आपके लिए। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलीवन के मोरीय, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ कुशीनारा और पावा हमने देखा, और महाजनपदों में भी हमने देखा। तो यह महाजनपद थे, महाजनपदों में इनका स्वरूप गणराज्यों का था, ये गणराज्य भी थे। अब देखिए वैशाली हमने अभी चर्चा की, और वहाँ मैंने बताया भी कि लिच्छवियों की भी राजधानी वैशाली थी, और यहाँ देखिए लिच्छवी वैशाली। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उनको देख के और इनको देख के, क्योंकि अब देखिए जैसे कपिलवस्तु है तो यह गणराज्य है, शाक्यों का गणराज्य है, और यह जो है कोसल के अंतर्गत आता था। तो महाजनपदों के अंदर ही कुछ छोटे स्टेट थे जिनके शासन का जो तरीका था वो राजतंत्रात्मक न होकर कुछ समूह या संघ द्वारा इनका शासन होता था, इसलिए इन्हें गणराज्य की संज्ञा दी गई। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टू दी पॉइंट, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है वही करना है। बाकी जो है जितना मैं बताते जाता हूँ, इसके बाद आपका काम है कि आप मेहनत करते जाइए और दृढ़ निश्चय रहिए अपनी तैयारी को लेकर। दृढ़ निश्चय के संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि क्यों ज़रूरी होता है। आप चाहे जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हों, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या वनडे की किसी एग्ज़ाम की कर रहे हों, या आप सीयूईटी दे रहे हों, या यूपी ट्रिपल एससी का पेट दे रहे हों, आप फोकस रहिए। और जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ वो फोकस होने पर ही है कि एक बार जो जूलियस सीजर रहता है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है वो 12वीं की इंग्लिश की किताब में। तो उसने इंग्लैंड पे आक्रमण किया जूलियस सीजर ने, और जब वो इंग्लैंड पे आक्रमण करता है तो वो अपने पीछे जिन जहाज़ों से वो आया रहता है उसमें आग लगा देता है, और अपने सैनिकों की तरफ सीजर देखता है और कहता है कि आप आग लगाने का मंतव्य मेरे समझ रहे होंगे कि हमें भागने का मौका नहीं है, अब हमारे पास एकमात्र रास्ता है, वो है लड़ने का। तो या तो हम लड़ते लड़ते यहीं शहीद हो जाएंगे, या फिर हम इंग्लैंड का ताज हासिल करेंगे। तो इतना कहने का मतलब बस मेरा ये है कि आप भी सीजर की तरह दृढ़ निश्चयी बनिए। आप चाहे जिस चीज़ की तैयारी करते हो या जो भी काम करते हो, अगर पूरे मनोयोग से और दृढ़ निश्चय से करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है सफलता आपके कदम चूमेगी, है ना। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को अभी समाप्त करता हूँ, और आगे जो है फिर हम इसमें जो टॉपिक आएगा उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।